एवरीवन, आज मैं एक ऐसे कंडीशन के बारे में बात करने जा रही हूँ जो जनरली आपने कहते सुना होगा बहुत लोगों से कि उन्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि यहाँ पे बीच में कुछ अटका सा महसूस हो रहा है, गले में कुछ ऑब्स्ट्रक्टेड फीलिंग ऐसा लग रहा है, घबराहट बेचैनी ऐसा लग रहा है, सांस लेने में कभी कभी दिक्कत होने लगती है उन्हें, कभी कभी बहुत ज़्यादा मेंटल थकान ऐसा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि कमज़ोरी जो है वो सर पे ऐसा कमज़ोर ऐसा लग रहा है और उसी के वजह से सर घूम रहा है। तो इस तरह का जो फीलिंग्स होता है ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। क्योंकि जब वो इस तरह के पेशेंट जब टेस्ट कराने जाते हैं, ईसीजी कराते हैं, तो वो भी नॉर्मल डिटेक्टेड होता है और भी जितने भी सारे टेस्ट उनके आते हैं वो सारे नॉर्मल आते हैं। तो आखिर ये घबराहट बेचैनी और ये ट्रैप्ड फीलिंग जो ऐसा लगता है वो ऐसा क्यों है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि इसका कॉजेशन क्या है और इस तरह के जब कॉजेशन होते हैं तो सिम्टम्स क्या क्या आते हैं और इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन से आप उन्हें कैसे राहत दिला सकते हैं। क्योंकि इस तरह के कंडीशंस के लिए एलोपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम नहीं करती है। तो ऐसे कंडीशन में एंटासिड प्रिस्क्राइब करते हैं लोग, बहुत हद तक जो मल्टीविटामिन्स है या विटामिन्स की गोली है यही सब प्रिस्क्राइब करके पेशेंट को भेज दिया जाता है, लेकिन इससे पूर्णतः सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो पहले तो इसका कॉजेशन जानेंगे कि आखिर ये क्या कारण है होने का और सिम्टम्स क्या क्या आते हैं आपके अंदर, तो आप ये पहचान पाएंगे कि ये जो सिम्टम्स है इसके लिए मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए। और फिर मैं 2-4 मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ और आप भी इन दवाओं का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपके अगल बगल कोई फिजिशियन है तो आप उनकी मदद लेके ही इन दवाइयों का सेवन करें, अन्यथा आप अपने से अगर लेंगे तो ज़्यादा आपको रिलीफ नहीं भी मिल सकता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। I am Dr. Monica Gupta. I am third generation homeopath of my family, working as medical officer under Bihar government. And also I am practicing homeopathy for more than 17 years. तो जिस बात के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है ट्रैप्ड गैस एनीवेयर इन योर बॉडी। हाँ, ऐसा होता है और ये आपको पेशेंट मिलेंगे इस तरह के। तो आइए इस कंडीशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जानना होगा कि ये जो कंडीशन है इसमें कैसे कैसे सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे। तो ये जो कंडीशन है इसमें आपको लगेगा कि समथिंग इज ट्रैप्ड एनीवेयर इन योर बॉडी, मतलब कहीं भी ऐसा लगेगा कोई चीज़ फंसा हुआ है, ट्रैप्ड है। तो ये जो फंसा हुआ चीज़ है ये गैस ही रहता है जो आपके बॉडी में कहीं भी जाके फंस जाता है और इस तरह के लक्षण को उत्पन्न करता है। तो क्या क्या सिम्टम्स आपको इस तरह के ट्रैप्ड कंडीशन में नज़र आएंगे। तो पहला तो आपको नज़र आता है हार्ट बर्न का कंडीशन, यानी कि आपको यहाँ पे सीने में ऐसा लगेगा कि जलन ऐसा लग रहा है और ये जो जलन है ये या तो गर्म पानी पीने से आराम होगा या फिर ठंडा पानी पीने से आराम होगा। तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथिकली हमें पूछना होगा कि ये जो जलन है ये आपको कब होता है, खाने से पहले होता है यानी खाली पेट में होता है या खाने के बाद होता है। ठीक है, पहला सवाल ये रहेगा। दूसरा होगा कि ये जलन जो है ये किस चीज़ को खाने से बढ़ जाता है आपका। बहुत सारे कंडीशन में है कि पेशेंट अगर बोलते हैं कि नहीं मैं चावल वाली चीज़ों को खाता हूँ तो ये चीज़ होता है, या फिर मैं ऑयली कोई चीज़ यानी पकौड़ा या फिर समोसा इस तरह का कोई चीज़ तला हुआ चीज़ खाता हूँ, या फिर मैं तिलवड़ी जो होता है तेल में छना हुआ होता है वो खाता हूँ, उसके वजह से वो भी हो जाता है। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि नहीं मैं कुछ भी खाता हूँ, मतलब अगर वो खिचड़ी भी खा रहे हैं, सादा रोटी भी खा रहे हैं तो भी ये हार्ट बर्न की कंडीशन होती है। तो ये चीज़ पूछना होगा कि किस चीज़ के खाने से उनका ये चीज़ एग्रेवेट होता है। थर्डली पूछना होगा कि किस चीज़ को खाने से या पीने से आपको रिलीफ होता है। तो पेशेंट बोल सकते हैं कि नहीं मैडम ठंडा पानी पीने से बिल्कुल भी आराम नहीं होता है, गर्म पानी पीने से आराम होता है, या नहीं ये जो जलन है ये ठंडा पानी से ही आराम होता है, या फिर दोनों से ही आराम नहीं होता है, उसके लिए मुझे मेडिकेशन लेना पड़ता है। तो इन सारे चीज़ों को कंफर्म करना पड़ेगा सिंगल हार्ट बर्न के कंडीशन में। दूसरा सिम्टम मिल सकता है हार्ट में पेन।
बहुत कंडीशन में पेशेंट बोलते हैं कि मुझे यहाँ ठीक बीच में जहाँ पे स्टर्नम है वहाँ पे हल्का हल्का मीठा मीठा डल पेन हमेशा रहता है, या फिर जब मैं खाना खा लेता हूँ तो ऐसा कभी कभी स्टिचिंग पेन ऐसा भी होता है, डल पेन होता है, डल एकिंग टाइप का पेन होता है, या फिर स्टिचिंग पेन भी कभी कभी पेशेंट बोलते हैं। तो ये जो पेन है ये गैस के ट्रैप्ड होने के वजह से भी हो सकता है। तो आप इसके लिए आप यूएसजी करा सकते हैं, यानी अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, तो आपको ये चीज़ मिलेगा। लेकिन कभी कभी जब ये ट्रैप नहीं रहता है तब अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे तो कभी कभी ये गैस ट्रैप नहीं भी मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अल्ट्रासोनोग्राफी में गैस ट्रैप्ड मिलेगा ही, हर कंडीशन में नहीं मिलेगा। जब आपने कराने के लिए आप गए उस वक्त ये गैस वहाँ ट्रैप्ड नहीं था तो वो अल्ट्रासोनोग्राफी में नहीं आएगा, तो ये चीज़ उसमें भी नहीं पता चल सकती है। तो ऐसे कंडीशन में आप ये समझें कि अगर कोई हार्ट का कंप्लेन नहीं है, आपके ईसीजी नॉर्मल आ रहे हैं, तो आपको ये कंप्लेन हो सकता है कि आपका गैस वहाँ जाके ट्रैप हो जाता हो। एक सिम्टम हो सकता है चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, यानी साधारण पेशेंट बोल सकता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे छाती पे भारी भारी ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, डिस्कम्फर्ट ऐसा लग रहा है, मैं जो सांस है वो मैं डिफ़िकल्टी के साथ ले रहा हूँ, बहुत आसानी से सांस नहीं ले पाता हूँ, थोड़ा खींचना पड़ता है। पेशेंट बोलते हैं ऐसा कि छोड़ने में तो कोई कठिनाई नहीं है लेकिन लेने में थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है, ऐसा लगता है कि मैं ज़बरदस्ती हवा को ले रहा हूँ। तो ये जो रिस्पायरेशन, डिफ़िकल्ट रिस्पायरेशन है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई लंग्स में एब्नॉर्मलिटी हो जिसके वजह से भी होगा, ये ट्रैप्ड गैस के वजह से भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद जो है ये जो पेन है दैट रेडिएट्स टू द शोल्डर, आर्म्स एंड हेड, ये ट्रैप्ड गैस का जो पेन होता है ये आपको आर्म्स में भी जा सकता है, शोल्डर में, आर्म्स में भी जा सकता है और ऊपर हेड में भी जा सकता है। तो ये जो सिम्टम है ये चेस्ट के पेन से रिलेट करता है। तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मुझे कोई कार्डियक प्रॉब्लम भी होगा, लेकिन ऐसा जब आप कार्डियक कोई भी टेस्ट करा रहे हैं, ईसीजी करा रहे हैं और अगर ट्रेडमिल वाला करा रहे हैं, सारे चीज़ों में आपका जब नॉर्मल आ रहा है तो आपको समझना चाहिए कि ये ट्रैप्ड गैस भी हो सकता है जो आपका पेन को रेडिएट करके आर्म्स तक ला रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये कार्डियक पेन ही हो। नौसिया भी हो सकता है, यानी कि खाने से पहले खाली पेट में या खाने के बाद नौसिया ऐसा टेंडेंसी भी महसूस हो सकता है। एसिड रिफ्लेक्स, यानी कि मुंह में खट्टा पानी ऐसा आता है अगर जब भी आप ढकार लेते हैं या ढकार नहीं भी लेते हैं तो भी एसिड रिफ्लेक्स आता है, ये भी सिम्टम हो सकता है। ब्लोटिंग हो सकती है, बेल्चिंग हो सकता है, इरेक्टेशन हो सकता है, यानी ऊपर से मुंह के द्वारा भी गैस निकल सकता है और नीचे से भी गैस बहुत ज़्यादा पास आउट हो सकता है। और ब्लोटिंग यानी पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ आपको नज़र आ सकता है। कोल्ड पर्सपायरेशन, ऐसे कंडीशन में कभी कभी पेशेंट ये भी बोल सकते हैं कि हाथ पैरों से बहुत ठंडा पसीना निकलने लगता है, घबराहट, बेचैनी ऐसा लगने लगता है और ऐसा लगता है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा कुछ काम कोई बड़ा काम करने जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, घबराहट से मेरे हाथों में ठंडा पसीना आने लगता है। तो ये भी जो सिम्टम है ये भी ट्रैप्ड गैस का ही सिम्टम है। फैटिग, डिजीनेस, ये भी सिम्टम पेशेंट देते हैं। बहुत ज़्यादा थकान ऐसा लगता है तो आपको लगेगा कि ज़रूर कोई ब्लड में वीकनेस में, ब्लड में कोई मतलब एबनॉर्मलिटी है या कुछ कमी है जिसके वजह से, तो आप मल्टीविटामिन्स दे रहे हैं, इधर सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो कोई मिनरल्स की कमी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आ रहा है टेस्ट में तो आपको समझना चाहिए कि ये ट्रैप्ड गैस का भी ऐसा सिम्टम आता है जिसमें पेशेंट क्या है कि वीक फीलिंग करते हैं, फैटिक फीलिंग करते हैं और कभी कभी डिजीनेस भी आता है, यानी कि उन्हें हल्का हल्का चक्कर ऐसा भी आता है, ऐसा लगता है कि जो कमजोरी है वो सर के आसपास महसूस हो रही है। और सिम्टम में अगर देखा जाए तो पेन तो रेडिएटिंग मैंने आपको बताया ही, तो एब्डोमेन में भी पेन हो सकता है और ये पेन रेडिएटिंग भी हो सकता है और वॉन्डरिंग भी हो सकता है, यानी कि पेट में चारों तरफ गोला ऐसा घूम रहा है। पेशेंट आपको ऐसे कहते हुए मिलेंगे कि पूरे पेट में ऐसा लगता है कि गोला ऐसा घूम रहा है। कोई पेशेंट बोलेगा कि ऐसा लगता है कोई जानवर घूम रहा है।
तो इस तरह का सिम्टम पेशेंट देते हैं। तो ये गोला जानवर ऐसा कुछ नहीं है, ये गैस का ही गोला बनता है जो ऐसा महसूस होता है कि पूरे पेट में वॉन्डर कर रहा है, और ये पेन क्रिएट करता है। जो नर्व्स पर अगर प्रेशर पड़ रहा है तो वहाँ पे पेन क्रिएट होगा। तो ये जो है ये रेडिएटिंग वॉन्डरिंग टाइप ऑफ पेन कहलाएगा, और इस तरह के पेन को हम लेके रिपेट्राइज कर सकते हैं। सेकेंडली है कि इरेक्टेशन और बेल्चिंग, जैसा मैंने आपको बताया, तो इसमें भी सिम्टम हम पेशेंट से पूछेंगे कि ये जो इरेक्टेशन होता है, आपको ज़्यादा इरेक्टेशन होता है या बेल्चिंग होता है, यानी ज़्यादा ऊपर से गैस निकलता है या नीचे की तरफ से निकलता है। पेशेंट आपको बताएंगे कि ऐसा कंडीशन है। फिर आप उनसे पूछेंगे कि गैस जो है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा बनता है, पूरे पेट में बनता है, या नीचे की तरफ ज़्यादा बनता है, यानी कि आपके अम्बिलिकल रीजन से नीचे बनता है। तो पेशेंट वो भी आपको क्लियर करेंगे। थर्ड, आप पूछ सकते हैं कि जो ये ब्लॉटिंग होता है, पेट जो फूलता है, डिस्टेंशन होता है आपका पेट का, वो पेनफुल होता है या पेनलेस होता है। तो ये भी सिम्टम आपको लेना चाहिए कि पेनफुल कभी कभी पेनलेस भी होता है, और कभी कभी जैसे ही पेट में गैस बनेगा तो पेनफुल हो जाएगा। और कोई कोई पेशेंट बोलेंगे कि नहीं, पेट में गैस तो बनता है लेकिन पेन नहीं होता है। तो ये दो कंडीशन हो गई, दोनों कंडीशन के लिए मेडिसिन अलग अलग हो जाती है। उसके बाद आपको ये पूछना चाहिए कि जब इरेक्टेशन आप करते हैं यानी डकार आपको आता है, तो उससे आपको आराम मिलता है या नहीं आराम मिलता है। ये चौथी क्वेश्चन हुई। तो ये चौथा क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो पेशेंट ये बोल सकते हैं कि डकार आने से उन्हें रिलीफ मिलता है, और कुछ पेशेंट बोल सकते हैं कि नहीं, डकार आने से कोई रिलीफ नहीं मिलता है, ब्लॉटिंग जस का तस रहता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैस बहुत तेज़ी से हो रहा है। या फिर आप ये भी पूछिए कि इरेक्टेशन होने से भी अगर आपको आराम होता है या फिर नहीं होता है। तो ये सिम्टम आपको मिलेगा कि एमेलिएशन विथ इरेक्टेशन एंड बेल्चिंग और नॉट एमेलिएटेड विथ इरेक्टेशन और बेल्चिंग। ठीक है, ये सिम्टम्स है। और ये जितने सिम्टम्स मैंने आपको बताए, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपके गैस कहीं भी आपके बॉडी में ट्रैप हो जाते हैं, तो ये सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे। तो आपको ये सारे जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए वो अपने पेशेंट से पूछने चाहिए, और तभी आप इसको रिपेट्राइज अच्छे से कर पाइएगा। तो अब आते हैं, देखते हैं कि ये जो कंडीशन हुई, ये जो सिम्टम्स पेशेंट दिया, तो ये क्या कॉजेशन होता है जो ये सिम्टम्स आने लगते हैं। तो आइए कॉजेशन की बात करते हैं। देखिए, कॉजेशन की जहाँ तक बात है, तो गैस क्या है कि ट्रैप हो रहा है, यानी कि कहीं पर जाके फंस जा रहा है। तो फंसने का बहुत सारा कारण हो सकता है। ठीक है, तो पहला कारण जो होता है, जनरल सा कारण होता है टॉकेटिव ड्यूरिंग मील। आप खाते समय बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो जितना बार आप बात करेंगे उतना बार एयर क्या है कि आप इंगल्फ करेंगे, उसको खाने के साथ निगल रहे हैं, तो वो गैस क्या है कि आपके पेट में ना जाते हुए कहीं और जाके फंस सकता है। तो ये कारण एक हो सकता है। उसके बाद दूसरा कारण है ड्रिंकिंग एक्सेस वाटर ड्यूरिंग मील। बहुत लोग क्या है कि जितना वो खाना नहीं खाएंगे उससे अधिक तो पानी पिएंगे, जबकि ये कहा हुआ है, मैंने कई वीडियोस में कहा है कि खाने से आधा घंटा पहले आपको पानी पीना है, और अगर ज़रूरत पड़े तब आपको बीच में सिप्स में, मतलब कि अगर ज़रूरत पड़े तो, अगर खाना बहुत तीखा हो गया या आपने मिर्च खा लिया, इस तरह का कंडीशन अगर हुआ तो आप थोड़ा सा सिप्स में पानी पी सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि खाते समय एकदम एक एक गिलास पानी वो पी जाते हैं। कोई तो कॉन्स्टिपेटेड अगर रहते हैं तो क्या उनका देखा है मैंने, कुछ पेशेंट मेरे ऐसे हैं कि वो उनका कहना है कि वो एक कौर खाना खाते हैं, एक गिलास पानी पीते हैं, फिर दूसरा तीसरा कौर खाते हैं, फिर उन्हें पानी की इच्छा होती है। तो इस तरह के पेशेंट जो होते हैं वो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं जनरली। तो ये जो सिम्टम है, नहीं टेंडेंसी है, इसके कारण भी आपका जो गैस है वो पानी के द्वारा आप इंगल्फ कर रहे हैं, और वो भी जाके ट्रैप हो सकता है। तीसरा कारण है कि ईटिंग गैसियस फूड। गैसियस फूड क्या होता है, आप जनरली आपने सुना होगा कि जैसे बैंगन है, बीन्स है, सोया बड़ी है, बेसन का है, बहुत सारे लोगों को बेसन भी नहीं पचता है, चने का दाल है, उड़द का दाल है, इस तरह के जो फूड्स होते हैं ये गैसियस
फूड्स कहलाते हैं और ये क्या है कि गैस उत्पन्न करते हैं। चावल भी बहुत लोगों को गैस उत्पन्न करता है। तो ये पार्टिकुलरली एक पार्टिकुलर पेशेंट पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि बहुत लोगों को रोटी से भी गैस होने लगता है, लेकिन गैसियस एजेंट जो है जैसे फार्नीसियस फूड यानी जिसे ग्रेन्स के द्वारा जो फूड बनते हैं फार्नीसियस फूड उन्हें कहते हैं, तो वो भी गैस फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फूड होते हैं जो सचमुच में गैस उत्पन्न करते हैं। फॉर एग्जांपल बीन्स जितने भी होते हैं वो गैस उत्पन्न करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेम का सब्ज़ी है, बोरों की सब्ज़ी है, ये सब जो सब्ज़ी होती है, या राजमा है, ये सब गैस बनाते हैं। तो इस तरह का फूड अगर बहुत ज़्यादा आप सेवन कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो आपका गैस बहुत अधिक बनेगा और अगर टेंडेंसी भी है बनने का तो और अधिक बनेगा। तो इस तरीके से आपका गैस जाके ट्रैप हो सकता है, खाते खाते भी ट्रैप हो सकता है, क्योंकि बन रहा है और वो कहीं निकल नहीं पा रहा है क्योंकि आप कंटिन्यूअस खा रहे हैं उसको। तो क्या होगा कि वो जाके कहीं पे ट्रैप हो जाता है। तो इस तरह का चीज़ भी हो सकता है। पांचवा जो है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक क्या होते हैं, मतलब कि जैसे आप जो भी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं वो सारी चीज़ जो है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहलाते हैं। वो क्या करते हैं कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जो आपका आप जब पीते होंगे कोल्ड ड्रिंक्स तो आपको क्या है कि थोड़ा जैसे 2-4 घूंटा पीजिएगा तो गैस मुंह से बाहर निकलता है। वो क्या है कि गैस उत्पन्न करते हैं। वो आपका पेट का गैस नहीं होता है। लोग समझते हैं कि हमने स्प्राइट पिया और कोल्ड ड्रिंक्स पिया तो गैस हमारा पेट का बाहर निकल गया, ऐसा नहीं है। वो गैस ऑलरेडी उसमें है जो आपका बाहर निकलता है। उसके साथ में हो सकता है कि पेट का थोड़ा मोड़ा गैस आपका और भी निकल जाए बाहर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उल्टे आपका जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है वो और गैस फॉर्मेशन करेगा और गैस को बढ़ाएगा और कहीं पे जाके ये गैस ट्रैप भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप अगर पीने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मेरे ऐसे भी हैं जो गैस को निकालने के चक्कर में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत अधिक पीते हैं, जिसके वजह से वो तो गैस निकलेगा नहीं और दूसरा सिम्टम्स भी क्रिएट करेगा। तो कृपया कर ऐसा ना करें। उसके बाद जो होता है प्रॉब्लम जिसके वजह से ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलेगा वो है आईबीएस प्रॉब्लम, यानी कि अगर बाउल सिस्टम में आपका जो पेट है, आंत है, वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो अगर इस तरह का कोई सिम्टम्स है, पेट में अगर कोई दिक्कत है तो भी ये सिम्टम हो सकता है और गैस जाके ट्रैप हो गया, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। फूड पॉइजनिंग के कंडीशन में भी हो सकता है। फूड पॉइजनिंग अगर हुआ है तो भी गैस बहुत ज़्यादा बनने लगेगा, क्योंकि आपने गलत खाना खा लिया है, सड़ा हुआ खाना खा लिया है, तो इस तरीके से भी गैस बहुत ज़्यादा बनने लगेगा, कहीं पे जाके ट्रैप हो सकता है। सडन मेडिकेशन, कुछ ऐसे मेडिकेशन आपने सुना भी होगा जिसके साथ में एंटी एसिड दिया जाता है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स में ही रहता है गैस का बनना। तो अगर ऐसी मेडिकेशन आप ले रहे हैं जिसमें गैस बनने का साइड इफ़ेक्ट है, तो वो गैस अगर आपने एंटी एसिड नहीं लिया है तो क्या होगा कि वो गैस जब बनेगा तो कहीं जाके ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। बाहर अगर प्रॉपर नहीं निकल पाएगा तो कहीं भी जाके बॉडी में ट्रैप हो जाएगा। एक आखिरी जो बात हो सकती है जो ज़्यादातर मेरे पेशेंट्स में मैंने देखा है वो है नाइट वॉचिंग। नाइट वॉचिंग के वजह से भी गैस अधिक बनने लगता है, क्योंकि आप जो है वो क्लॉक के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। जो साइकिल नेचुरल साइकिल है समय का वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि आपका गैस फॉर्मेशन रात में बढ़ जाएगा। क्योंकि कभी कभी जो सिफिलिटिक लोग होते हैं उनका सारा प्रॉब्लम्स क्या है वो रात में ही बढ़ता है। तो अगर आपने देर रात खाना खाया और जगे रह गए तो ये अगर 1-2 दिन है तब तो चलेगा, लेकिन अगर बार बार एज यूजुअल हो गया है आपका कि नहीं आपको देर रात आपको जागना पड़ता है, तो इस कंडीशन में भी आपको गैस बहुत ज़्यादा बनने लगेगा और अगर नहीं निकल पा रहा है तो ये जाके कहीं भी ट्रैप हो जाएगा। तो अब आते हैं हम मेडिकेशन के ऊपर कि जनरली हम लोग एक्यूट कंडीशंस में ये अगर क्रॉनिक अगर चल रहा है और सिम्टम्स आपके नहीं हैं और यही सिम्टम्स कंटिन्यू किए जा रहे हैं, तो एक्यूट या क्रॉनिक दोनों ही कंडीशन में आपको कुछ मेडिसिन्स मैं बता रही हूँ जो मैं ज़्यादातर क्लिनिकल केसेस में एक्यूट कंडीशंस में भी क्रॉनिक कंडीशन में भी ये फॉलोअप में चले जाते हैं, वैसे ये यूज़ होते हैं। तो पहला जो मेडिसिन यूज़ होता है जो आपने सुना भी होगा कि गैस के लिए बहुत अच्छी दवा है, ये है कार्बोवेज। कार्बोवेज सिर्फ गैस की ही दवा नहीं है, यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये
ज़्यादातर कंडीशन में गैस को कंट्रोल कर लेती है, तो एक्यूट कंडीशन में भी और इसको क्रॉनिकली आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर और सिम्टम्स अगर आपके मिल रहे पेशेंट में कार्बोवेज के, तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। तो कार्बोवेज का क्या सिम्टम आपको मिलेगा कि आप कार्बोवेज प्रिस्क्राइब कीजिएगा, ये तो आपको जानना चाहिए। नहीं तो सिर्फ गैस बन रहा है और कार्बोवेज दे देने से आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहले कार्बोवेज का जो सिम्टम होगा वो होगा कि एब्डोमेन आपका डिस्टेंडेड रहेगा। उसके बाद प्रेसिव फीलिंग, यानी कि ऐसा लगेगा कि पूरा दबाव बना हुआ है, ऐसा फीलिंग आपको होगा। और डिफ़िकल्ट रिस्पायरेशन, सांस लेने में भी डिफ़िकल्टी होगी। ऐसा लगेगा पेशेंट को कि उसे खुली हवा में बहुत अच्छा लग रहा है, या पेशेंट बोलेगा कि मुझे इतना बेचैनी घबराहट हो रहा है कि मुझे पंखा चेहरे के पास में लाके दो तभी मुझे रिलीफ मिलेगा, या फिर ओपन एयर में वो जाना चाहेगा। और नहीं तो पंखा अगर झेल रहा है तो वो बोलेगा कि एकदम चेहरे के पास में मुझे पंखा झेलो या कुछ हवा करो। इस तरह का उसका टेंडेंसी रहेगा। और टेम्पररी रिलीफ बाय बेल्चिंग, उसे बेल्चिंग से यानी डकार आने से या इरिटेशन होने से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। टेम्पररी थोड़ा सा पेशेंट आपको बोलते भी होंगे कि थोड़ा सा तो रिलीफ होता है, उतना ही देर, उसके बाद फिर से गैस बन जाती है। तो ये कंडीशन होता है कार्बोवेज का, ठीक है। उसके बाद एक दवा बहुत बेहतरीन काम करती है गैसेस कंडीशन में, वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का जो एग्रेवेशन होता है वो शाम के समय में होता है। और कोई भी अगर आप फ्लैटुलेंट फूड, जैसे आपको मैंने बताया कि कोई भी अगर आप इसके पहले मैंने आपको एक बताया था ना, गैसियस फूड, फ्लैटुलेंट फूड, जो भी खाने से अगर आपको तकलीफ हो जाती है, तो इस तरीके से भी एग्रेवेशन अगर है तो आप लाइकोपोडियम दे सकते हैं। और लाइकोपोडियम का खास सिम्टम ये है कि जो गैस बनता है वो नीचे की तरफ, यानी आपका जो नाभि है, अम्बिलिकल एरिया है, उसके नीचे ज़्यादा तक पूरा पेट में गैस बनेगा और इरेक्टेशन ज़्यादा होती है, यानी नीचे से हवा ज़्यादा छूटेगा। उसके बाद क्या है कि एक और सिम्टम लाइकोपोडियम का है कि रंबलिंग साउंड होता है, यानी पेट में गड़गड़ाहट ऐसा भी होगा, और इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि सामने वाले को भी सुनाई पड़े। तो पेट में गैस क्या है कि घूमेगा तभी रंबलिंग साउंड होगा। तो पेट में गैस घूम रहा है और साउंड क्रिएट कर रहा है, जिसे रंबलिंग साउंड कहते हैं। इस तरह का कंडीशन उत्पन्न होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसा ही पेशेंट बोलते हैं कि जैसा ही हमने खाना खाया वैसा ही गैस बनने शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा देर के बाद बना, अभी हमने खाना खाया और तुरंत गैस बन गया। तो एग्रेवेट इमीडिएट आफ्टर ईटिंग। उसके बाद इसका जो जलन होता है वो इपीगैस्ट्रिक रीजन में, यहाँ तक भी ऊपर कलेजे में भी आ जाता है, और पेशेंट बोलता है कि पूरे चेस्ट में और इपीगैस्ट्रिक रीजन में, यानी कि अम्बिलिकल रीजन के ऊपर। दर्द तो नीचे रहता है, गैस नीचे रहता है, लेकिन जलन जो है ये नाभि से ऊपर यानी इपीगैस्ट्रिक रीजन में महसूस होता है पेशेंट को। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखते हुए आप प्रिस्क्राइब लाइकोपोडियम को कर सकते हैं। खास बात इसका यही है कि इसका जो गैस फॉर्मेशन होता है वो नीचे की तरफ होता है। उसके बाद जो चाइना होता है, चाइना भी बहुत अच्छी मेडिसिन है इसके लिए। तो चाइना का जो पेन होता है बहुत एक्सट्रीम होता है, सडन आता है सडन जाता है, ठीक है, पल्सेटिला की तरफ। और पल्सेटिला भी इसमें यूज़ हो सकता है गैस को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें पेन वॉन्डरिंग होता है और उसको भी हवा से बहुत घबराहट बेचैनी जब लगती है, हाथ पैर ठंडा हो जाता है, कूल पर्सपायरेशन आने लगेगा, तो ऐसे कंडीशन में पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। और उसको प्यास बिल्कुल नहीं रहेगी, पानी पीने से उसको तकलीफ़ और बढ़ जाती है, नौसिया टेंडेंसी आने लगता है। खुले हवा में, ओपन एयर में उसे जाना पसंद होगा उस समय में जब घबराहट बेचैनी होगी तो। और उसके बाद क्या है कि ऑयली फूड खाने से उसकी तकलीफ़ें बड़ी होगी पल्सेटिला में, और वो बोलती भी होगी कि जब भी मैं ऑयली फूड खाती हूँ तो ये कंडीशन मेरा आ जाता है। पूरे पेट में गैस वॉन्डरिंग टाइप का पेन होगा उसको, जब भी गैस बनेगा तो पेन हो जाएगा पेट में। और ये पेन जो है ये आपको सडन आएगा और सडन जाएगा, या फिर ग्रेजुअली आ सकता है और सडन जा सकता है। इस तरह का पेन अगर आपको मिल रहा है तो पल्सेटिला आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिलीफ देता है। उसके बाद वेरेट्रम एल्ब भी बहुत अच्छा, यानी वेरेट्रम एल्बम भी बहुत अच्छा वर्क करती है गैस फॉर्मेशन में। इसमें एक सिम्टम्स क्या मिलेगा कि गैस ट्रैप्ड
with oppressed and heavy compressed feeling at heart region with cold perspiration। मैंने आपको जैसा बताया कि वेरेट्रम का तो ये सिम्टम ही है कि उसका हाथ पैर बिल्कुल ठंडा हो जाता है, और मेंटल सिम्टम्स भी घबराहट बेचैनी में वो बहुत कुछ अटपटा बोलने भी लगेगा, इस तरह का भी सिम्टम्स आ सकता है। मेंटली बहुत अपसेट हो जाएगा पेशेंट, और उसके साथ में जो गैस होगा वो ट्रैप्ड हो जाएगा उसके सीने में, चेस्ट एरिया में, और लगेगा जैसे कोई भारी ऑप्रेस्ड फीलिंग लग रहा है, कोई उसे दाब के रखा हुआ है, और इस तरीके से फीलिंग आएगी। तो हार्ट का जो पेन होता है वो भी इसी तरह का होता है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि जैसे हाथी का वजन चेस्ट पे रखा हुआ है, इस तरह का फीलिंग तो पेशेंट बोलते हैं। लेकिन इस तरह का फीलिंग आपको इस कंडीशन में भी मिल सकता है जिसमें हैवी कंप्रेस्ड फीलिंग ऐसा पेशेंट बोलेगा, तो आपको भी घबराहट हो जाएगी कहीं ये कार्डियक पेन तो नहीं है। लेकिन आपको पहले इस तरह के दवा को देख के उसे कंट्रोल करना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई टेस्ट के लिए उसको भेजिए, उससे बहुत हद तक उसको रिलीफ मिलेगा, और फिर बाद में टेस्ट में आपको जो निकलेगा उसके अनुसार फिर आप दवा आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत बेहतरीन दवा काम करती है, मैंने कई केसेस को इस दवा से ठीक किया है, जो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आप यकीन मानिए बहुत अच्छा गैसेस कंडीशन में मदद करती है, जिसमें फ्लैटुलेंट कोलिक है, यानी कि जब गैस बनता है तो पेट में दर्द रहता है, और ये पेट में दर्द कहीं भी हो सकता है, यानी कि पूरे पेट में भी हो सकता है, ऊपर नीचे ऐसा कोई विशेष एरिया नहीं है इसका। और इसका जो दर्द होता है ये हॉट ड्रिंक से और आइसक्रीम से, दोनों ही चीज़ों से ये बढ़ जाता है, और टच से भी एग्रीवेट होता है। जहाँ भी दर्द होगा तो पेट को दबाने नहीं देगा पेशेंट। जैसे कि होता है ना कि किसी को दर्द हुआ तो आपने कहा कि अच्छा लाओ इस तरीके से इसको टघार देते हैं, नीचे की तरफ गैस को ला देते हैं तो तुमको आराम हो जाएगा। बहुत सारे कंडीशन में ऐसे गैस को नीचे की तरफ टघारने से, जिसको बोलते हैं गैस को नीचे की तरफ पुश कीजिएगा, तो गैस नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन फॉस्फोरस के कंडीशन में पेशेंट आपको छूने भी नहीं देगा, उसका पेन और एग्रेवेट कर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप फॉस्फोरस बिल्कुल सोच सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में और एक सिम्टम पेशेंट दे सकता है, जिसमें पेशेंट बोलेगा कि मुझे सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और साथ में हार्ट बर्न भी है, यानी कि कलेजे में जलन भी लग रहा है, पेट में और कलेजे में, यानी कि हार्ट के रीजन में बर्न भी हो रहा है, जलन भी हो रही है। तो साथ में ये सारे सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं तो आपको बिल्कुल ही फॉस्फोरस की तरफ सोचना चाहिए। साथ में अगर ऐसा सिम्टम एक और मिल जाए आपको पेशेंट में कि उसे नौसिया टेंडेंसी हो रही है, और साथ में पेशेंट बोलता है कि जैसे ही मैं पानी पीता हूँ वो पेट में जाता है, थोड़ी देर में जैसे ही गर्म होता है वो उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाता है। तो जैसे ही पेट में गया, जैसे पानी पिया पेशेंट ने, ठीक है, उसके बाद 5 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट होते होते जैसे ही पेट में जाने के बाद वो पानी गर्म हो रहा है, समझिए इस तरीके से वो वॉमिट हो जा रहा है, उतना ही ड्यूरेशन उसको चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का सिम्टम अगर पेशेंट मिलता है तो ये सिम्टम किसी भी चीज़ के, किसी भी डिजीज़ के साथ में हो सकता है। तो आप फॉस्फोरस के बारे में निश्चिंत होकर सोच सकते हैं और उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये सिम्टम जो है ये एकमात्र फॉस्फोरस में ही, और मैंने कई पेशेंट में इस तरह के सिम्टम अगर मिलते हैं तो मैंने फॉस्फोरस देके उसको ठीक किया है। फिर से आप समझ लीजिए कि पानी पिया पेशेंट, ये ज़्यादातर कंडीशन होता है फीवर के कंडीशन में। तो फीवर के कंडीशन में क्या है कि हम लोग बहुत सारी मेडिसिन दे के थक जाते हैं, तो ये सिम्टम आप ज़रूर पूछिए पेशेंट से। अगर वॉमिटिंग हो रहा है तो आप ये ज़रूर पूछिए कि वॉमिटिंग कितने देर पहले हो रहा है और कब हो रहा है, पानी पीने के कितने देर के बाद हो रहा है, या खाना खाने के बाद करता है पेशेंट या पानी पीने के बाद करता है। तो पेशेंट अगर बोलता है कि जैसे ही मैं पानी पीता हूँ तो 5 मिनट के अंदर वॉमिटिंग हो जाता है, तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ द फॉस्फोरस। तो ये जो फॉस्फोरस आप गैस की कंडीशन में भी अगर ऐसा है कि नौसिया ऐसा टेंडेंसी हो रही है और जैसे ही पानी पीता है 5 मिनट के अंदर उसका वॉमिटिंग हो जाता है, तो आप फॉस्फोरस एकदम आँख मूंद के उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फीवर जैसे मैंने आपको बताया वो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी अगर ज़रूरत पड़े तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो पैथी है, होम्योपैथी, जिसे मैं यहाँ पे प्रमोट कर रही हूँ, तो ये होम्योपैथी में आपको लक्षण के अनुसार ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो कोई भी डिजीज़ के अनुसार मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। तो गैस अगर बन रहा है तो ये एक तो कंडीशन है, इस कंडीशन के लिए आपको सिम्टम्स क्वालिफाइड मिलने चाहिए। तो आपको PQRS सिम्टम आपको लेना होगा पेशेंट से, और हर कंडीशन के लिए आपको सिम्टम्स मिल जाते हैं, आपको बाकायदा उसको सिर्फ सर्च करने की ज़रूरत है।
होम्योपैथिकली जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है दैट इज़ इंडिविजुअलाइजेशन, यानी कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, भिन्न होता है। गैस के कंडीशन में अगर गैस बन रहा है तो एक व्यक्ति का जो सिम्टम होगा वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न होगा। तो आपको उसी चीज़ को पेशेंट से निकालना है और उसी के ऊपर प्रिस्क्राइब करना है। अगर एग्जैक्टली आप उसी के अनुसार जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपका तीर निशाने पे जाएगा और वो सिम्टम एकदम क्योर होना ही है। तो इसी शुभ इच्छा के साथ में मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इधर उधर की कोई भी मेडिकेशन ना इस्तेमाल करें, यानी कि ज़्यादातर घरेलू जो इस्तेमाल आप करते हैं। तो मैं बता दूँ इस कंडीशन में कि घरेलू आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस कंडीशन में अजवाइन का पानी पी सकते हैं। अजवाइन क्या है कि जो मसाले में हम लोग अजवाइन यूज़ करते हैं ना, उसको आपको 1 लीटर पानी में करीब 25 ग्राम्स आप ले लीजिए 1 लीटर पानी में, और उसको सुबह क्या करना है कि खौला के हल्का काढ़ा बना लेना है और उसी 1 लीटर को आप अपने ड्रिंकिंग वाटर में मिला के आप दिन भर पी सकते हैं। तो इससे आपका जो गैस का जो कंडीशन है, गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अपने फूड को आप नियंत्रित कीजिए, टाइम को नियंत्रित कीजिए। टाइम एज ए मेडिसिन आपको चूज़ पहले करना है, यानी कि टाइम ही आपका मेडिसिन है। अगर आप समय पर खाना नहीं खा रहे हैं तो फिर आपको दवा भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती है। सेकेंडली आपको क्या है कि फूड एज ए मेडिसिन, फूड को आपको एज ए मेडिसिन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फूड आप खाने के लिए खा रहे हैं, एज ए मेडिसिन आप जब फूड को लेना शुरू करेंगे तो बहुत हद तक आपके सारे कंप्लेंट्स भी कम हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो अभी का कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ, गैस जो ट्रैप हो जाता है, गैस बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो वैसे कंडीशन में आपको ऑयली फूड्स छोड़ देने चाहिए। और जितने भी आपको फार्नेसियस फूड है यानी कि गैसियस फूड है वो भी आपको छोड़ देने चाहिए कुछ दिनों तक। जब भी आप खाएं तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में खाइए, और खाने से पहले आप आधा घंटा पहले पानी पीजिए, बीच में पानी ना पीजिए क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा गैस बनता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कॉजेशन में, जितने भी कॉजेशन मैंने आपको बताए हैं उन सारे चीज़ों को आपको प्रिवेंट करना होगा, तभी आप जाके इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और इस वीडियो से आप ये तो ज़रूर जान गए होंगे कि होम्योपैथिकली आप अपने को इस सिम्टम से, इस कंडीशन से उबार सकते हैं। तो आपको एंटी एसिड्स बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एंटी एसिड्स जो होते हैं, जो गैस के लिए दवा होती है एलोपैथिक मेडिकेशन में, वो भी आपके साइड इफ़ेक्ट्स के साथ ही होती है। तो मैं उन साइड इफ़ेक्ट्स को यहाँ पे डील नहीं करूँगी, मैं बाद में बताऊँगी अगर आपको ज़रूरत होगा तो, क्योंकि उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उन्हें भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो उसका विकल्प क्या है? उसका विकल्प है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जब इन मेडिसिन्स को आप अपने पास रखेंगे, खाएंगे या डॉक्टर के परामर्श से खाएंगे, तो फिर आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। तो आपकी इच्छा क्या रहती है? स्वस्थ रहने की। तो इसमें क्या करना है कि छाता को लगाए रखिए और पानी से बचे रहिए। तो पानी से जब आप बचे रहेंगे यानी प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, और छाता लगाए रहेंगे यानी कि जब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंडर में रहेंगे तो आपको कभी भी आप नहीं भीगेंगे, यानी कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन्हीं सारे बातों को करते हुए इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी, स्माइलिंग एंड हेल्दी ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।